पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कलहन, दंडीन, भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र जो है इसके विषय में बता दूं, ये नाट्य कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र का इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसकी जो रचना की है वो की है भरत मुनि ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भरत मुनि। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो आपको पता है कि महासागरों में दो प्रकार की जलधाराएं गर्म एवं ठंडी जलधारा बनती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से चलने वाली धाराएं गर्म तथा ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली धाराएं अधिकांशतः ठंडी होती है। तो यहाँ प्रश्न है, हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा कौन है? ऑप्शन है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, सुसीमा जलधारा, बेंगुएला जलधारा और मोजम्बिक जलधारा। इसका सही उत्तर है मोजम्बिक जलधारा। यहाँ पे अगर आप फिगर को देखेंगे तो ये अफ्रीका के पास में मोजम्बिक जलधारा है और ये जो है एक प्रकार की गर्म जलधारा है। तो यहाँ जो गर्म जलधारा के संबंध में पूछा जा रहा है, इसलिए ये सही उत्तर जो है मोजम्बिक जलधारा है। इसके अलावा मैं बता दूं, हिंद महासागर के अस्थायी गर्म जलधाराएं निम्न है: दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, अगुलहास की जलधारा, मोजम्बिक की जलधारा। इसके अलावा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधारा के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। आपने आल्प्स पर्वत के बारे में सुना होगा, लेकिन यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत है जो न्यूजीलैंड के बीचों बीच स्थित है। तो ये जो न्यूजीलैंड के साउथ वाले हिस्से में ये जो स्थित है, इसीलिए इसको दक्षिणी आल्प्स पर्वत नाम दिया गया है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है न्यूजीलैंड में है और कुक की पहाड़ी के नाम सुना होगा, इसी से संबंधित है। जबकि जो एक आल्प्स पर्वत है वो मध्य यूरोप का भाग है और उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में आप जानते होंगे, माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में स्थित है। तो यानी जब अगर आपसे आल्प्स पर्वत पूछा जाएगा तो यूरोप, और जब दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछा जाएगा तो न्यूजीलैंड। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है, यानी रखवाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 279, 280, 281, 283। तो ये अलग अलग आर्टिकल है। इसका सही उत्तर जो है वो आर्टिकल 281 है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, लेकिन वित्त आयोग के गठन के बाद वित्त राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के सिफारिशों को सदन में रखवाने का जो अधिकार उनको प्राप्त है, ये आर्टिकल 281 के तहत प्राप्त है। तो अगर आपको सदन में रखवाने संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा तो आर्टिकल 281, और अगर वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा तो 280। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको पता है कि देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात के लिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारों को निलंबित कर दिया जाता है। तीसरा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदन देना होता है। और चौथा है, संसद द्वारा आपात में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, यहाँ पे ढूंढना है हमको राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी चारों में कौन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है, बल्कि वे संघ के अंतर्गत कार्यपालिका जो होती है संघ की, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। राज्य सरकारों को पूरी तरह से निलंबित नहीं किया जाता है। अन्य तीनों कथन जो है वो पूरी तरह से सही है। छठा प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपको ग्राम सभा का सदस्य, ना कि पूछा गया है पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18 वर्ष। क्यों, आइए समझते हैं। ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकरण मतदाताओं के नामों से मिला करके बनता है, यानी चुने हुए प्रतिनिधि एवं ग्राम के जितने भी वोटर्स होते हैं उन सभी को जोड़ने के बाद ग्राम सभा बनता है।
इसलिए जैसे ही 18 वर्ष की आयु होती है मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जा सकता है। अतः ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। वहीं इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होती है पंचायतों के चुनाव में। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 16 जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसके तहत जो लोक नियोजन यानी राज्य स्तर पर होने वाली वैकेंसी या सरकारी नौकरी से संबंधित है उसमें भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। अपवाद स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान यदि राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। तो यही कारण है कि आरक्षण का जो वेटेज मिलता है वो यहीं से मिल जाता है, क्योंकि इसमें अपवाद के रूप में भी इन बिंदुओं को अंकित किया गया है। हालांकि आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रस्तुत करता है। आते हैं 8वें प्रश्न में, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में। इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो आर्टिकल 39D में प्रावधान किया गया है कि पुरुषों के एवं स्त्रियों में जो है समान वेतन होगा। ऐसा नहीं होगा कि लिंग के आधार पर वेतन में किसी प्रकार का विभेद किया जाए। तो समान वेतन के लिए जो है आर्टिकल 39 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 39 जो है वो भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत आता है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं और ये वैसे आर्टिकल हैं जो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को नीति बनाने में परामर्श मात्र है। आते हैं 9वां, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर है जन स्वास्थ्य। यहाँ पर समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सबसे पहले समझते हैं कि ये सूचियां क्या है। तो 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाएंगे, राज्य सूची यानी राज्य द्वारा, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा बनाए जा सकते हैं। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के मूल विषय में से आते हैं। इसके अलावा आप मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन आदि भी समवर्ती सूची के प्रमुख विषय है। बात करें संविधान के स्तर से तो संघ सूची में 97 विषय थे जिसे बढ़ा करके 100 विषय कर दिया गया है। राज्य सूची में 66 विषय थे जो घट करके 61 हो चुके हैं और समवर्ती सूची में 47 थे जो बढ़ करके 52 हो चुके हैं। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा आप याद करेंगे कि जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। 10वां प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है? ऑप्शन है 131, 109, 39, 85। इसका सही उत्तर है 131। यदि आप देखेंगे लोकसभा की सीटों का तो 545 सीटें वर्तमान में हैं। इसमें से 131 सीटों को रिजर्व किया गया है, जिसमें से 84 सीटें एससी के लिए तथा 47 एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। आइए समझते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। 84 सीटें अनुसूचित जाति तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दोनों का कुल योग 131 है। 11वां प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु और सेवा दोनों का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। आपका दिमाग तस्करी की ओर जा रहा होगा। इसका सही उत्तर है सेवाओं का निर्यात। आपको पता है कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे वस्तुओं का निर्यात जो दिखाई नहीं देते हैं वैसे वस्तु सेवा के अंतर्गत आते हैं और वैसे निर्यात को ही सेवाओं का निर्यात कहते हैं। तस्करी ये अवैध होता है, इसे अदृश्य निर्यात के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
वस्तुओं का निर्यात जो होता है वो विजुअल होता है, यानी किसी भी वस्तु को हम लोग भेजेंगे तो उसकी संख्या मात्रा बिल्कुल काउंटेबल होगी, जबकि सेवाओं का निर्यात जो होता है वो काउंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसे अदृश्य निर्यात की संज्ञा दी जाती है। 12वां प्रश्न है, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? ऑप्शन है ऋण पत्र, धातु, कृषि उत्पाद, सरकारी प्रतिभूति। तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है ये सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। सरकारी प्रतिभूति के बारे में बता दूं तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो क्रय विक्रय होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। तो गिल्ट एज मार्केट जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिजनेस से रिलेटेड होता है। आते हैं 13वां प्रश्न, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन है मुद्रा प्रसार में वृद्धि होगी, मुद्रा प्रसार में कमी होगी, मुद्रा प्रसार में कमी एवं वृद्धि कुछ भी हो सकता है, मुद्रा प्रसार यथावत रहेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले रेपो रेट बढ़ाने का मतलब होता है कि अगर आप इसे प्लस में करते हैं तो यानी जो बैंक के द्वारा प्राप्त होने वाला ऋण है उसका रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 8 रुपये अगर परसेंट पर अगर ब्याज था तो अब अगर 9 कर दिया जाएगा तो यानी ये रेपो रेट में वृद्धि हो गई। अब आइए समझते हैं अगर वृद्धि करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि बाजार में जो पैसे हैं उसकी तरलता में यानी प्रसार में कमी हो जाएगी। कैसे, इसको समझिए। यदि किसी व्यक्ति को 8% पर ऋण मिल रहा था तो वो व्यक्ति 100 रुपये ऋण ले सकता है या 100 रुपये ऋण लेने के इच्छुक होगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि ऋण का दर जो है वो 9% हो गया है तो वो ऋण लेने में संकोच करेगा और 100 नहीं लेकर के वो 50 ही ले लेगा या नहीं लेगा। जैसे ही ये प्रक्रिया होगी तो बाजार में मुद्रा की तरलता यानी मुद्रा की प्रसार में कमी आएगी। तो यानी आप याद रखेंगे कि रेपो दर यदि बढ़ाया जाएगा तो मुद्रा के प्रसार में कमी होगी, यदि रेपो रेट घटा दिया जाएगा तो जिसको ऋण नहीं लेना था वो भी ऋण लेने पहुंच जाएगा और इस प्रकार से बाजार में मुद्रा की प्रसार में गति आ जाएगी। तो यहां अपोजिट काम करता है रेपो रेट और मुद्रा का प्रसार। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। यदि आप मानचित्र को दिमाग में लेके आएंगे तो इसका सही उत्तर आपको पता चल जाएगा कि चारों राज्य जो हैं ये बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम ये पूरी तरह से जो है ये सटे हुए हैं बांग्लादेश से। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो पूरी तरह से सटे हुए हैं बांग्लादेश से। 15वां प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है धात्विक खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, उपयुक्त सभी। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो स्पेशली कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है और भारत का अधिकांश कोयला जो है इसी चट्टानों से पाया जाता है। ये जो हिस्सा आप झारखंड से लेके इस तरफ देख रहे हैं इन्हीं में जो है ये गोंडवाना क्षेत्र के जो है कोयला मूल रूप से प्राप्त होते हैं। झारखंड क्षेत्र में भी इसी कारण से कोयला काफी मात्रा में निकाला जाता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदानों को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। ऑप्शन है सेल्वास, कैंपोस, लानोस, पंपास। तो ये जितने भी घास के मैदान हैं ये चारों दक्षिणी अमेरिका महादेश से संबंधित है। यदि आप मैप को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि लानोस जो है वो वेनेजुएला क्षेत्र में ऊपरी भाग में स्थित है। इसके अलावा सेल्वास जो है अमेजन बेसिन का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा कैंपोस जो है ये ब्राजील के क्षेत्र में स्पेशली पाया जाता है और पंपास अर्जेंटीना के क्षेत्र में है यानी सबसे निचले भाग में है। तो ऊपर से अगर निचले क्रम में बढ़ेंगे तो लानोस, उसके बाद सेल्वास, उसके बाद कैंपोस यानी कंपास और पंपास सबसे अंत में अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में पाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आपने नाम सुना होगा। ये भारत के वैसे पक्षियों में शामिल है जो हाल में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। इसे पुराने शब्दों में अगर कहा जाए तो सोन चिड़ैया के नाम से इसे जाना जाता है। इसका आकार काफी बड़ा होता है और ये बड़े आकार की पक्षी धीरे धीरे प्रजनन दर कम होने और मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण विलुप्ति के कगार पर है और कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर में जो है स्थित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य बनाया गया है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एकमात्र अभयारण्य है। हालांकि इसको बचाने के लिए अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग राज्यों में प्रयास किए जा रहे हैं। आप ये अगर आंकड़ा देखेंगे तो किस प्रकार से इसकी संख्या जो है 1969 में 1260 थी, वो घटते घटते जीरो के करीब पहुंचती जा रही है, यानी इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। और ये पक्षी सोन चिड़ैया के नाम से और काफ़ी बड़े आकार की चिड़िया के रूप में ये काफ़ी पॉपुलर थी। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? ऑप्शन है मीरी, मिकीर, मिस्मी, मीरी, अबोर, मिस्मी। तो इन पहाड़ियों की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र की हिमालयन चोटियां हैं। इन पहाड़ियों के संबंध में आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है मिस्मी, आबोर और मीरी। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में है। यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आप देख रहे हैं। इसी में मीरी हिल्स, एबोर हिल्स और मिस्मी हिल्स साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डफला हिल्स सबसे पहले है। तो अगर आप ये चारों का क्रम याद कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अभी का जो एग्जाम ट्रेंड है इसमें छोटे छोटे पहाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 19वां प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सही उत्तर है केरल और तमिलनाडु। अगर आप दर्रों की बात करेंगे तो ये पश्चिमी घाट आपको दिखाई दे रहा है। इन पश्चिमी घाट के बीच में जो है कुछ दर्रे हैं जो काफ़ी फेमस दर्रों में शामिल है। जैसे बात करें तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके अलावा थालघाट, भोरघाट और पालघाट पश्चिमी घाट के 3 प्रमुख दर्रे हैं, यानी ये 3 प्रमुख पास है जो 2 राज्यों या 2 क्षेत्रों को जोड़ने और उसके बीच रास्ता देने का कार्य करता है। 20वां प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क जो कि एक प्रमुख शासक थे कुषाण वंश के, उनके समय में 2 प्रमुख कला शैलियों का विकास हुआ। गांधार क्षेत्र में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है, और मथुरा क्षेत्र में विकसित कला को मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में एक कला शैली विकसित हुई थी जिसे हम लोग अमरावती कला शैली के नाम से जानते हैं। तो ये इन सभी कला शैलियों में काफ़ी एक बारीक अंतर भी है, जो हिस्ट्री के वीडियोज़ में आपको मैंने पढ़ाया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? ऑप्शन है चेदी, कुरु, अस्मक, कंबोज। तो ये वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छे ढंग से हिस्ट्री के वीडियो में बताया गया था। इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक है। अगर इस मानचित्र को आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच अस्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसके अलावा कंबोज और गांधार जो क्षेत्र था वो भारत के बाहर के, अभी वर्तमान में भारत से बाहर है, पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित ये महाजनपद थे। इसके अलावा बाकी सब जो है अन्य भारत के इस मूल क्षेत्र में जो मैदानी हिस्सा था, इन्हीं क्षेत्रों में जो है महाजनपद पाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो अस्मक है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन है 1333, 1334, 1335, 1336। सही उत्तर है 1336। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत का एक प्रमुख मध्यकालीन साम्राज्य था। ये विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, और ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी घाट पर स्थित अन्यगुडी दुर्ग से जो है ये शुरू हुआ, और ये स्थापित हुआ था एक संगम वंश के रूप में 1336 ईस्वी। बाद में संगम, शल्लुप, तल्लुप और अरावेडु नामक 4 वंश जो है इस विजयनगर साम्राज्य क्षेत्र में उभर करके सामने आए थे। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? तो एक जाति समुदाय के द्वारा ये विशेष रूप से जस्टिस आंदोलन चलाया गया था। जातिगत रूप से जो बराबरी का हक चाहिए उसके लिए ये आंदोलन चला था, जिसे जस्टिस आंदोलन नाम दिया गया था। आइए देखते हैं इसके सही उत्तर को। जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915-16 के आसपास मझोली जातियों की ओर से की गई थी, और इसमें जो है CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी ने जो है प्रमुख भूमिका अदा की थी। हालांकि बाद में जो है EV रामास्वामी जो है
इस क्षेत्र में इस जातिगत आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन जो जस्टिस आंदोलन हुआ था उसमें वो शामिल नहीं थे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर को जो है पेरियार के नाम से जाना जाता था। इन्होंने बाद में जस्टिस नामक पार्टी का भी गठन किया था, जो कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जस्टिस पार्टी किसके द्वारा बनाया गया, तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। हालांकि ये जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। 24वां प्रश्न है, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। तो 1937 में एक चुनाव हुआ था जिसमें अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए थे। इसमें से 5 राज्यों में कांग्रेस ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी, लेकिन बंगाल और पंजाब के जो क्षेत्र थे वहां पर सरकार बनाने में जो है वो चूक गई थी कांग्रेस पार्टी। तो याद रखेंगे कि इन चुनावों में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियन लिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी। तो ये 2 जगह थे जहां पर सरकार बनाने से चूक गए थे विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी। हालांकि कांग्रेस ने 3 अन्य राज्यों में भी समर्थन प्राप्त कर जो है सरकार बनाया था। तो 5 में अकेले और 3 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जबकि 2 राज्यों में मुस्लिम लीग ने ज्वाइंट रूप से सरकार बनाई थी। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखा जाएगा। यही था श्री अरविंद घोष का जो है विशेष रूप से अभियान। 26वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? ऑप्शन है तामलुक, सतारा, गोरखपुर, बलिया। तो समांतर सरकार है क्या, जानते हैं इसको। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला तो कई जगह से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका गया और वहां पे एक स्थानीय सरकार का गठन कर दिया गया। दूसरी ओर अंग्रेज अपनी सरकार चला रहे थे और एक तरफ जो है भारतीय अपनी एक स्थानीय सरकार चलाने लगे। इसी को समानांतर सरकार का दर्जा दिया गया। ये कई जगहों पर भारत में चलाया गया था, जिसमें से सतारा, बलिया आदि काफ़ी फेमस थे। जहां नहीं चला था वो ऑप्शन है गोरखपुर। गोरखपुर में नहीं चला था। इसके अलावा तामलुक, सतारा, बलिया। इसके अलावा जो है बिहार में भी जो है कई जगहों पर समानांतर सरकारें चलाई गई थी। 27वां प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन है आनंदपाल, भीमदेव, भीमद्वितीय, पृथ्वीराज चौहान। तो बिहार में जिसका पराजित करने वाला जो पहली बार जो है मोहम्मद गोरी को जिसने पराजित किया था वो था भीमद्वितीय। भीमद्वितीय कौन है? 1178-79 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात की राजधानी अनिलवारा पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को भारत में ये पहली पराजय मिली थी। बाद में आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी उसे 1191 में पहली तराइन युद्ध में जो है पराजित किया था। 28वां प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई थी? ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अरविंद शर्मा, मुजफ्फर खां। इसका सही उत्तर जो है वो खुदीराम बोस है। इनका नाम आपने सुना होगा। सबसे यंग जो है शहीदों में इनको शामिल किया जाता है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी भी एक दोषी थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने खुद को मार लिया था। यानी इन्होंने सरेंडर नहीं करना उचित समझा, क्योंकि इन्हें लगा कि बहुत यातनाएं दी जाएगी, इसलिए उन्होंने खुद को मार ली। तो इसीलिए जो फांसी देने की प्रश्न में आते हैं तो केवल खुदीराम बोस जो है इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, बंगाल, मद्रास। इसका सही उत्तर जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास और जो बंबई का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में ये लागू किया गया था। और सबसे ज़्यादा भाग में भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही प्रचलित हुई थी।
इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में मूल रूप से जो है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, जबकि पंजाब यूपी के क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि बंबई और मद्रास के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तीसरा प्रश्न है, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, पाइक विद्रोह, कूका विद्रोह। इसका सही उत्तर जो है वो है कूका विद्रोह। पंजाब के क्षेत्र में पंजाब के सिख धर्म में मूल रूप से आए जो कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कूका विद्रोह शुरू हुआ। पंजाब में कूका विद्रोह की शुरुआत भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह ने किया। बाद में चल करके यह जो आंदोलन था ये अंग्रेजों के विरोध में शिफ्ट हो गया, अंग्रेजों की कुरीतियों की वजह से, अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से। और बाद में बालक सिंह के शिष्य जो थे गुरु राम सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा कई बार, गुरु राम सिंह ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व देना शुरू कर दिया। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहले किसने किया, बाद में किसने किया। तो आपको याद रखना है कि शुरू में यह एक प्रकार से धर्म सुधारक आंदोलन था, बाद में यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन बन गया, तब इसमें गुरु राम सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि शुरुआत में इस विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। एक तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन है अरविंद घोष, सर सैयद अहमद खां, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी का जो धन के निष्कासन का सिद्धांत था ये क्या था? ये था कि जो भारतीय उत्पादन होते हैं या भारतीय वस्तु, भारतीय मुद्रा है, उसको ब्रिटेन द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ नहीं दिया जाता है। यानी यह एक तरफा प्रवाह है, ये ऐसा नहीं है कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, यानी केवल एक तरफ का प्रवाह है। और इसे ही उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया था। इसके प्रति जो सहमति है वो सभी ने दी, लेकिन सर सैयद अहमद खां ने इस सिद्धांत के प्रति सहमति नहीं दी और उन्होंने इसमें विश्वास नहीं रखा। हालांकि आप दादा भाई नौरोजी के विषय में जानते होंगे, इन्हें वायोवृद्ध नेता के रूप में भी जाना जाता है। 32वां प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है लॉर्ड इरविन, क्योंकि गांधी जी ने जो ये नमक आंदोलन शुरू किया था वो 1930s में किया था, जब 78 लोगों के साथ उन्होंने समुद्र तट में यात्रा की और साबरमती के आश्रम से वो दांडी तक गए पैदल। और इस दौरान उन्होंने जो है 6 अप्रैल 1930 को हाथों में नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा और वहां से उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। बाद में 1931 में गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत इस आंदोलन को रोका गया। तो यानी उस समय जो दांडी मार्च का दौर था, उस समय जो वायसराय भारत में थे वो लॉर्ड इरविन थे। प्रश्न है, किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, एक मध्यकालीन सल्तनतकालीन शासक जिसने अपनी सेना के सुधार के लिए कई प्रयास किए। उसमें उसने अस्थायी सेना रखने, सेना को नगद वेतन देने, सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने जैसी प्रथाएं शुरू कर उसने अपनी सेना को मजबूत रूप दिया। इसी के कारण उसने एक अस्थायी सेना स्थापित की, एक अस्थायी सत्ता स्थापित की और दक्षिण भारत में भी अपनी सत्ता का प्रसार किया। इसके अलावा बाजार व्यवस्था के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी को काफी हद तक जाना जाता है। 34वां प्रश्न है, उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर मीमांस दर्शन, ऑप्शन है जैमिनी, कनाद, चारवाक, बदरायन। तो इसका सही उत्तर जो है वो बदरायन है, क्योंकि यहाँ मीमांस के 2 रूप आते हैं, उत्तरी मीमांस एवं पूर्वी मीमांस। पूर्वी मीमांस जो है वो जैमिनी के द्वारा दिया गया था, यानी जैमिनी थे उनके प्रवर्तक, जबकि उत्तरी मीमांस दर्शन पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर जो है वो बदरायन होगा। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। शरीर में भोजन का पाचन होना, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना, लोहे में जंग लगना। तो सबसे पहले ये समझिए कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके पश्चात किसी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के बाद उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके।
तो ऐसी प्रक्रियाएं जो है वो रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे आप शरीर से भोजन बन जाना, यानी पुनः जो है वो भोजन जो पच जाने के बाद उसको वापस नहीं लाया जा सकता। दूध से दही बन जाने के बाद फिर दही को दूध में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन जल का जल वाष्पन होना, फिर वाष्प को जल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह जो है एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 36वां प्रश्न है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले जान ले पारसेक क्या है। तो बहुत लंबी दूरी मापने के लिए जिस मापक का यूज किया जाता है उसे पारसेक कहा जाता है, और एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर जो है वो इसकी दूरी होती है। इसे 3.26 प्रकाश वर्ष के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि लंबी दूरी यानी सूर्य से किसी स्टार या किसी अन्य पिंड की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, और पारसेक दूरी मापने की एक बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या फिर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर इसे माना जाता है। 37वां प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? ऑप्शन है चाल, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा, संवेग। तो किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए जो भौतिक राशि का मान जो है समान होता है वो होता है गतिज ऊर्जा। आइए जानते हैं इसके विषय में। तो गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए एक ही औसत गतिज ऊर्जा जो है वो होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। 38वां प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? ऑप्शन है मुख गुहा, आमाशय, यकृत, आंत। तो आहार नाल जिससे होकर के जैसे भोजन हम करते हैं वो शरीर के अंदर जाता है और मल के रूप में बाहर निकलता है, ये पूरी जो श्रृंखला है ये आहार नाल श्रृंखला के अंतर्गत आती है। इस आहार नाल श्रृंखला का अगर पार्ट कहें तो यकृत को इसका पार्ट नहीं माना जाता है। ह्यूमन बॉडी में मुख से शुरू होकर के यह एक नाल के रूप में जाता है और छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए ये जो मल गुहा होता है वहां तक पूरी प्रक्रिया जो है ये आहार नाल के रूप में जानी जाती है। तो मनुष्य या किसी भी केसुरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर के गुदा तक समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई 10 से 20 मीटर तक होती है। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भागों में यदि बात करें तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत आदि प्रमुख इसके पार्ट होते हैं। यकृत इसका पार्ट नहीं माना जाता है। 39वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव में जो याद करने की या याद रखने की क्षमता होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क के अगले भाग में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको ध्यान से सुनिए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, थैलेमस। तो इसका सही उत्तर जो है वो सेरिब्रम होता है। ये जो मनुष्य का अगला भाग होता है सेरिब्रम या फोर ब्रेन हम लोग जिसे कहते हैं, ये अगले भाग में जो है मनुष्य के जितने भी गुण होते हैं जिसमें चेतना, तर्क करना, स्मरण रखना, यानी जिसे हम लोग बुद्धि भी कहते हैं, ये सारे जो है ये अगले भाग का पार्ट में काम करता है। जबकि पिछला भाग जिसे हम लोग सेरेबेलम कहते हैं, यहाँ पर मनुष्य की जो गतियाँ होती हैं, चलना, दौड़ना, इनका जो है नियंत्रण होता है। इसके बाद हाथ हिलाना, जो पैर हिलाना, ये जो प्रक्रियाएं होती है उसका नियंत्रण जो है मनुष्य के पिछले भाग यानी सेरिबेलम से किया जाता है, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो पिछले भी वीडियोस में मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऑप्शन देखते हैं, यीस्ट, मानव, पादप, जीवाणु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार जीवाणु है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। तो कोशिका के दो नाम होते हैं, दो प्रकार के कोशिका होते हैं। एक यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके बीच में केंद्रक होता है और ये पूरा फंक्शनल एक कोशिका होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इसके केंद्रक के चारों ओर के जो बाउंड्री होती है वो नहीं होता है, एक सिर्फ तरल के रूप में होता है और ये केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जो है वो जीवाणु है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि को शामिल किया जाता है। जबकि अगर बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में यीस्ट है, मानव है, जितने भी मानव जीव जंतु, पादप यानी जितने भी पौधे हैं, इन सभी को
शामिल किया जाता है। तो ये सभी जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि शामिल होते हैं। 41वां प्रश्न है, शरीर की समन्वय प्रणाली कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है? ऑप्शन है रक्त संचार प्रणाली है, तंत्रिका तंत्र है, एंडोक्राइनल सिस्टम है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। तो शरीर की जो समन्वय प्रणाली को मैनेज करता है वो करता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ये पूरे मिल करके जो है मनुष्य का जो पूरा समन्वय प्रणाली है उसको मैनेज करता है। शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्र में अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों के द्वारा जो है संपादित किया जाता है। यानी अंतःस्रावी जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं वो और जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो दोनों मिल करके पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। 42वां प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी है। इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर को माना जाता है। इसे लेम्डा द्वारा जो है इसे मापा जाता है। यहाँ से यहाँ जो दो वेवलेंथ होते हैं उसके बीच की दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है। 43वां प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन तीरंदाजी, टेबल टेनिस, जूडो, वॉलीबॉल। तो इसका सही उत्तर जो है वो टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस को माना जाता है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है और काफ़ी चर्चित भी है। 44वां प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। इसका सही उत्तर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात करें जल में अस्थायी कठोरता की, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट खुले रूप में होते हैं और यही जल की कठोरता को व्यक्त करते हैं। इसे गर्म कर देने पर ये दूर हो जाते हैं, लेकिन जब ये अस्थायी कठोरता में होते हैं तो ये बॉयल करने से दूर नहीं होते हैं। फिर इसे दूर करने के लिए अन्य केमिकल का सहारा लिया जाता है। 45वां प्रश्न है, लालटेन की बत्ती से किरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो आपको पता होगा कि लालटेन की बत्ती में आप पढ़े भी होंगे केशिकत्व का काम होता है। तो ऑप्शन देखिए, वायु की उत्प्लावनता, बत्ती से होकर तेल का विसरण, बत्ती में कोशिका क्रिया, बत्ती का गुरुत्वीय आकर्षण। तो जो केश नली जिसे हम लोग कहते हैं उसी प्रक्रिया द्वारा ये होता है। तो बत्ती में कोशिका क्रिया द्वारा जो है ये प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे पतली पाइप अगर हम किसी तेल के टब में डालते हैं तो तेल जो है पाइप के सहारे ऊपर चढ़ती है। इसे हम लोग जो है कैपिलरी यानी केशिकाकर्षण के उदाहरण के रूप में देखते हैं और इसी कारण से ये चढ़ता है। मोमबत्ती में पिघले मोम का ऊपर चढ़ना भी इसी का उदाहरण है। इसके अलावा कई छोटे मोटे उदाहरण आप देखते हैं, रूट्स के माध्यम से पानी का ऊपर चढ़ जाना, किसी पाइप में पानी का ऊपर चढ़ जाना आदि इसी का उदाहरण है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन है 10 के पावर 10, 10 के पावर -12, 10 के पावर -14, 10 के पावर -15। इसका सही उत्तर है 10 के पावर -15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या भी लगभग जो है 10/10 होती है। तो परमाणु का एक नाभिक जो होता है वो बहुत छोटा होता है और इसका आकार जो है 10 के पावर -15 मीटर होता है। 47वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है केवल एसी के लिए, केवल डीसी के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर आपने अपने गांव मोहल्ले में देखा होगा, लगा होगा, तो आपने ये महसूस किया होगा कि ये केवल एसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका बैटरी से प्राप्त होने वाले जो विद्युत होते हैं उसमें इसका उपयोग नहीं होता है, यानी डीसी के लिए इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो यानी यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ये क्या होता है? तो ये ऐसा उपकरण होता है जो बिना विद्युत को नष्ट किए उसके वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का कार्य जो है वो करता है। तो यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्ट को बढ़ाना या घटाना, यानी विद्युत वाहक बल का शक्ति बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 48वां प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
तो टूथपेस्ट बनाने में जिस यौगिक का प्रयोग होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग करके टूथपेस्ट बनाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य कैल्शियम का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है, जिसको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। 49वां प्रश्न है, स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र, ये सभी शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ढंग से काम करते हैं। क्या है इनके काम, आइए समझते हैं। पाचन तंत्र जो होता है ये वास्तव में आपके भोजन के पाचन में काम करता है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आहार नाल के माध्यम से इसका पाचन जो है शुरू होता है मुख से, और शरीर के अलग अलग भाग में काम करता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो ब्लड के परिसंचरण में काम करता है, यानी ब्लड पूरे शरीर में बहाव करता है, इस क्रम में इसका काम होता है। जनन तंत्र जो है ये वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों को जन्म देने का कार्य करते हैं। और तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो यानी ब्रेन, यानी शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तंत्रों का अलग अलग बॉडी पार्ट्स में काम होता है। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन है 1900, 1924, 1928, 1986। इसका सही उत्तर है 1928। भारत ने ओलंपिक में पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था वो हॉकी खेल में 1928 में जीता था। यह ओलंपिक खेल जो है एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था, और बाद में भी 1932, 1936 और 1948 में ओलंपिक मेडल्स जो है वो हॉकी के माध्यम से भारत को मिला था। तो भारत पहले हॉकी में काफ़ी नंबर 1 था और विश्व में नंबर 1 की पदवी पर था, और आप मेजर ध्यानचंद का नाम तो जानते ही होंगे।